डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम, पात्र, जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक संयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 1। माँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं। मैंने तो हमेशा आपको अपनी माँ का दर्जा दिया था और आप मेरे साथ। उसकी यह बात सुनकर वहां पर खड़ी हुई 40-50 साल की औरत जिसका नाम दामिनी था, वह विधि के चेहरे पर एक थप्पड़ मारती है जिससे विधि का सर एक तरफ झुक जाता है। विधि एक मासूम सी 18 साल की लड़की थी जिसकी माँ बहुत पहले ही गुजर गई थी। उसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी और तब से ही विधि ने अपनी दूसरी माँ को ही अपनी माँ जैसा समझकर उसने जैसा कहा था वैसा ही करती थी। लेकिन आज उसके पिता के मरने के दूसरे दिन ही उसकी सौतेली माँ उसे यहाँ पर लेकर आ गई थी, ये कहते हुए कि उसने एक बहुत अच्छा लड़का देखा है जिससे वह उसकी शादी करवाना चाहती है। लेकिन एक बार विधि उससे मिलने उसके बाद आगे की बात आगे बढ़ेगी। विधि ने इस वक्त जो कपड़े पहने हुए थे वह फटे पुराने कपड़े थे लेकिन साफ सुथरे थे। और यह कपड़े पुराने जमाने के कपड़े थे जिसे देखकर ये तो पता चल रहा था कि यह जमाना शायद 1800 या 1700 के आसपास का था। तू मुझ पर बोझ बन गई है और मैं तुझे और नहीं धो सकती हूँ। ठीक है, वैसे भी तुझे बचने के बाद मुझे बहुत सोने के सिक्के मिलने वाले हैं जिससे मेरी जिंदगी आराम से कटेगी। तूने ही तो कहा था कि तू मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। अब ज्यादा नाटक करना बंद कर, थोड़ी ही देर में साहब आने वाले हैं, उनके सामने कोई भी नाटक मत करना। विधि का जो घर था वह गांव से बहुत दूर था और खेतों में बना हुआ था, इसलिए किसी को भी इस बारे में पता नहीं था। यह एक झोपड़ी टाइप का था जहां पर विधि को रखा जाता था और उसकी सौतेली माँ एक अच्छे खासे बने हुए घर में रहती थी। विधि रोज सुबह उठकर उसे घर की सेवा करती, वहां पर जाकर साफ सफाई करने के बाद, खाना बनाने के बाद वापस से इसी झोपड़ी में आकर अपना गुजर बसर करती थी। और उसने कभी भी अपनी माँ से इस बारे में बात नहीं की थी कि आखिर वह उसके साथ इस तरह का व्यवहार करती क्यों है। उसने अपने नसीब को अपना लिया था। वह दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर एक कार आकर रुकती है। ये कार देखने में ही काफी ज्यादा पुराने जमाने की लग रही थी। यह एक विंटेज कार थी जिसका कलर डार्क ग्रीन और साथ में ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन था। उसमें एक ड्राइवर था जो उसे गाड़ी को चल रहा था और पीछे के साइड में एक अंग्रेज बैठा हुआ था जिसने अंग्रेजों के जमाने की वर्दी पहनी हुई थी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर अंग्रेज पहनते थे। वह उसे गाड़ी में से उतरता है और उस तरफ चला जाता है जहां पर विधि और उसकी सौतेली माँ कामाख्या खड़ी हुई थी। अंग्रेज अंदर जाकर सबसे पहले विधि पर अपनी नजर डालता है। भले ही विधि ने पुराने जमाने के फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे लेकिन फिर भी वह उन कपड़ों में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसके नैन नक्श काफी तीखे थे और उसका जो रंग था वह दूध की तरह सफेद था। वह देखने में किसी राजकुमारी से काम नहीं लगती थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि राजकुमारी या महल में रहती है और ये नसीब विधि के नहीं थे। वह अंग्रेज जिसका नाम चार्ल्स था, वह अपनी गंदी नजरों से विधि को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा है जिसे महसूस करके विधि को बहुत ही गंदी वाली फीलिंग आती है और वह जल्दी से अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को ढकने की कोशिश करती है, जिसे देखकर चार्ल्स के चेहरे पर एक कुटिल भरी मुस्कान आ जाती है और वह कामाख्या की तरफ जाकर उसके हाथ में एक पोटली दे देता है। ये लो, इसमें उतना धन है जितना कि तुम्हें चाहिए था और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। कामाख्या तुरंत ही उसे पोटली को कस के पकड़ लेती है। यह ऐसा था जैसे कि अगर उसने उसे कस के नहीं पड़ा तो वह उससे दूर चली जाएगी। वह अपनी चमकती हुई नजरों से उस पोटली को देख रही थी। मैं तुम्हारी पूरी कीमत दे दी है, अब मुझे वह दो जिसके लिए मैंने तुम्हें ये कीमत दी है। कामाख्या तुरंत की अपने होश में आती है और चापलूसी भरी आवाज में चार्ल्स की तरफ देखते हुए बोलती है, जी सरकार, मैं अभी करती हूँ, रुकिए। इतना कहने के साथ ही कामाख्या तुरंत ही विधि के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए चार्ल्स की तरफ लेकर चली जाती है और उसको चार्ल्स के हवाले करते हुए बोलती है, ये लीजिए साहब, मैंने अपना वादा भी पूरा किया। अब आप इसके साथ जो करना चाहे वह आप कर सकते हैं। नहीं माँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं। माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इसके साथ मत छोड़िए। मैं आपके पर पड़ती हूँ, आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ माँ। विधि यह सब रोटी गिड़गिड़ाते हुए बोल रही थी, लेकिन वहां पर खड़े हुए किसी भी शख्स पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। चार्ल्स उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए अपने साथ लेकर जा रहा था।
विधि जानती थी कि एक बार अगर वह यहाँ से चली गई तो ये हैवान उसे नोच नोच कर खा जाएगा। उसे खींचकर लेकर जा ही रहा था कि तभी विधि की नज़र वहां पर पड़ी हुई एक कतार पर पड़ती है। वह जल्दी से चार्ज को धक्का देती है और उसे कतार को अपने हाथ में लेकर एक नज़र अपनी सौतेली माँ की तरफ देखते हुए बोलती है, तुमने माँ नाम के शब्द को गाली दी है। मैंने तुम्हें अपनी माँ समझा था, लेकिन तुम तो औरत कहलन की भी लायक नहीं हो। चार्ल्स और कामाख्या उसके पास जा पाते उससे पहले ही विधि अपने आप को चाकू मार लेती है और उसी के साथ ही वह अपनी जिंदगी का अंत भी कर देती है। अस्पताल के बेड पर एक लड़की बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी और उसके आसपास बहुत सारी मशीन लगी हुई थी। उसी के साथ साथ उसे बेड के बगल में एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ था, जो कि दिखने में किसी गुड्डे से काम नहीं लग रहा था। कौन है आखिर ये लड़की जो कि अस्पताल के बेड पर पड़ी हुई है? उसके साथ में बैठा हुआ वह बच्चा आखिर कौन है? क्या विधि को कभी इंसाफ मिल पाएगा? चट्टू, मम्मी क्या हुआ है आपको? उसे खींचकर लेकर जा ही रहा था कि तभी विधि की नज़र वहां पर पड़ी हुई एक कतार पर पड़ती है। वह जल्दी से चार्ज को धक्का देती है और उसे कतार को अपने हाथ में लेकर एक नज़र अपनी सौतेली माँ की तरफ देखते हुए बोलती है, तुमने माँ नाम के शब्द को गाली दी है। मैंने तुम्हें अपनी माँ समझा था, लेकिन तुम तो औरत कहलन की भी लायक नहीं हो। चार्ल्स और कामाख्या उसके पास जा पाते उससे पहले ही विधि अपने आप को चाकू मार लेती है और उसी के साथ ही वह अपनी जिंदगी का अंत भी कर देती है। अस्पताल के बेड पर एक लड़की बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी और उसके आसपास बहुत सारी मशीन लगी हुई थी। उसी के साथ साथ उसे बेड के बगल में एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ था, जो कि दिखने में किसी गुड्डे से काम नहीं लग रहा था। वह लड़की जो कि अस्पताल के बिस्तर पर बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, उसका चेहरा पूरी तरह से मुरझाया हुआ था। उसकी स्किन भी काफ़ी ज़्यादा डल दिखाई दे रही थी। वह बच्चा जो कि उसके बगल में बैठा हुआ था, उसके हाथ में एक छोटा सा स्पाइडरमैन था जिससे वह खेल रहा था। थोड़ी ही देर में उसे वार्ड का दरवाज़ा खुलता है और वहां पर एक 40 से 45 साल की औरत अंदर आती है, जिसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी हुई थी। वह मुस्कुराते हुए उसे बच्चों की तरफ देखती है और फिर उसकी नज़र उसे बिस्तर पर लेटी हुई लेडी पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ करती नहीं है। धीरे धीरे करके बिस्तर पर लेटी हुई लड़की को होश आने लगता है और उसकी आंखें फड़कने लगती है। जैसे ही वह बच्चा ये देखा है, वह तुरंत ही उसे औरत की तरफ देखते हुए बोलता है, दादी देखिए, मम्मी को होश आ गया है, वह ठीक हो रही है। वह औरत जिसका नाम शर्मिला था वह तुरंत ही दिखती है, तो हाँ, उसे लड़की को होश आता है। वह तुरंत ही वार्ड के बाहर जाती है और डॉक्टर के साथ वापस आती है। अब तक वह लड़की जो कि बिस्तर पर थी, उसे पूरी तरह से होश आ गया था और वह अपने आसपास की चीज़ों को बहुत अजीब तरीके से देख रही थी, जैसे कि उसके लिए ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब और नई है। डॉक्टर उसे औरत की तरफ देखते हुए बोलते हैं, मिस विधि, अभी आप कैसा महसूस कर रही हैं? जैसे ही विधि उसे डॉक्टर की आवाज़ सुनती है, वह उसे अजीब तरीके से देखने लगते हैं, क्योंकि आज से पहले उसने इस आदमी को कभी नहीं देखा था, तो वह उसका नाम कैसे जानता है और यह कैसी जगह है? सामने खड़ी हुई उसे औरत को देखते हैं, जिसने एक साड़ी पहनी हुई थी और देखने में काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरी दिखाई दे रही थी। फिर वह उसे बच्चों की तरफ देखती है, जिसकी उम्र लगभग 2 साल के आसपास की थी। वह बच्चा देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट और मासूम दिखाई दे रहा था। ना चाहते हुए भी विधि के चेहरे पर उसे बच्चों को देखकर मुस्कान आ जाती है, लेकिन जैसे ही उसे डॉक्टर की आवाज़ सुनाई देती है, वह उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, ये कौन सी जगह है? क्या आप मुझे जानते हैं? आपको मेरा नाम कैसे पता है? मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पा रही हूँ। उसकी बात सुनकर डॉक्टर तो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन वह औरत जिसका नाम शर्मिला था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि औरत फिर से कोई ना कोई नाटक कर रही है, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि आखिर थी तो वह सिर्फ ओजस की एक नैनी, वहाँ पर काम करने वाली एक औरत। भले ही उसे कितना ही गुस्सा क्यों ना आता हो और कितना ही वह उसे नापसंद क्यों ना करती हो, उसकी फिर भी यह हिम्मत नहीं थी कि वह विधि को कुछ भी कह सके। डॉक्टर कोर्स उसकी बातें सुनकर इतना तो पता चल गया था कि हो ना हो उसकी याददाश्त पर बहुत गहरा असर हुआ है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यह कितने हैं? इतना कहते हुए डॉक्टर अपने हाथ को आगे करते हैं और उनकी 5 उंगलियों को दिखाने लगते हैं। विधि अपने मन में बोलती है, यह इंसान सच में कहीं पागल तो नहीं हो गया है? ये कैसे बच्चों जैसे सवाल पूछ रहा है मुझे? माना कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं देखकर भी बात नहीं पाऊंगी कि यह कितने
डॉक्टर बहुत ध्यान से विधि के हर एक एक्सप्रेशंस को नोट कर रहे थे। वह उसके जवाब का भी इंतजार कर रहे थे जिसे समझकर विधि बोलती है। 5. डॉक्टर फिर 2-3 सवाल और पूछते हैं क्या आप मुझे अपना पूरा नाम बता सकती हैं? विधि को यहाँ पर बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था और ऊपर से यह जगह भी बहुत ज़्यादा अजीब थी। और अब यह इंसान भी उसे ऐसे सवाल पूछ रहा था जैसे कि उसने पता नहीं क्या कर दिया है। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ याद आता है जिसे सोचकर ही उसके होश उड़ जाते हैं। मुझे तो मेरी सौतेली माँ ने बेच दिया था और बचने के लिए मैंने अपनी जान ले ली थी ताकि वह फिरंगी मेरी इज्जत न लूट सके। मुझे तो मर जाना चाहिए था। मैं जिंदा कैसी हूँ? अजी किस प्रकार के यंत्र मेरे आसपास रखे हुए हैं? ये कौन सी जगह है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? जैसे ही विधि को ये सारी बातें याद आती है उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। बगल में बैठा हुआ वह छोटा सा बच्चा अपनी मम्मी की हर हरकत को देख रहा था। वह बच्चा अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसे इस तरह से करता हुआ देखकर वह रोने लगता है और रोते हुए ही बोलता है, मम्मी क्या हुआ है आपको? ओजस नहीं ये बात तुतलाते हुए बोली थी, लेकिन उसकी बात सुनकर वहां पर मौजूद विधि का तो हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहता है। एपिसोड 2 उसे खींचकर लेकर जा ही रहा था कि तभी विधि की नज़र वहां पर पड़ी हुई एक कतार पर पड़ती है। वह जल्दी से चार्ज को धक्का देती है और उसे कतार को अपने हाथ में लेकर एक नज़र अपनी सौतेली माँ की तरफ देखते हुए बोलती है, तुमने माँ नाम के शब्द को गाली दी है। मैंने तुम्हें अपनी माँ समझा था, लेकिन तुम तो औरत कहलन की भी लायक नहीं हो। चार्ल्स और कामाख्या उसके पास जा पाते उससे पहले ही विधि अपने आप को चाकू मार लेती है और उसी के साथ ही वह अपनी जिंदगी का अंत भी कर देती है। अस्पताल के बेड पर एक लड़की बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी और उसके आसपास बहुत सारी मशीन लगी हुई थी। उसी के साथ साथ उसे बेड के बगल में एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ था जो कि दिखने में किसी गुड्डे से काम नहीं लग रहा था। वह लड़की जो कि अस्पताल के बिस्तर पर बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, उसका चेहरा पूरी तरह से मुरझाया हुआ था। उसकी स्किन भी काफ़ी ज़्यादा डल दिखाई दे रही थी। वह बच्चा जो कि उसके बगल में बैठा हुआ था, उसके हाथ में एक छोटा सा स्पाइडरमैन था जिससे वह खेल रहा था। थोड़ी ही देर में उसे वार्ड का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर एक 40 से 45 साल की औरत अंदर आती है जिसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी हुई थी। वह मुस्कुराते हुए उसे बच्चों की तरफ देखती है और फिर उसकी नज़र उसे बिस्तर पर लेटी हुई लेडी पर पड़ती है जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ करती नहीं है। धीरे धीरे करके बिस्तर पर लेटी हुई लड़की को होश आने लगता है और उसकी आंखें फड़कने लगती है। जैसे ही वह बच्चा ये देखा है वह तुरंत ही उसे औरत की तरफ देखते हुए बोलता है, दादी देखिए, मम्मी को होश आ गया है, वह ठीक हो रही है। वह औरत जिसका नाम शर्मिला था वह तुरंत ही दिखती है तो हाँ उसे लड़की को होश आता है। वह तुरंत ही वार्ड के बाहर जाती है और डॉक्टर के साथ वापस आती है। अब तक वह लड़की जो कि बिस्तर पर थी उसे पूरी तरह से होश आ गया था और वह अपने आसपास की चीज़ों को बहुत अजीब तरीके से देख रही थी, जैसे कि उसके लिए ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब और नई है। डॉक्टर उसे औरत की तरफ देखते हुए बोलते हैं, मिस विधि अभी आप कैसा महसूस कर रही हैं? जैसे ही विधि उसे डॉक्टर की आवाज़ सुनती है वह उसे अजीब तरीके से देखने लगते हैं, क्योंकि आज से पहले उसने इस आदमी को कभी नहीं देखा था तो वह उसका नाम कैसे जानता है और यह कैसी जगह है। सामने खड़ी हुई उसे औरत को देखते हैं जिसने एक साड़ी पहनी हुई थी और देखने में काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरी दिखाई दे रही थी। फिर वह उसे बच्चों की तरफ देखती है जिसकी उम्र लगभग 2 साल के आसपास की थी। वह बच्चा देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट और मासूम दिखाई दे रहा था। ना चाहते हुए भी विधि के चेहरे पर उसे बच्चों को देखकर मुस्कान आ जाती है, लेकिन जैसे ही उसे डॉक्टर की आवाज़ सुनाई देती है वह उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, ये कौन सी जगह है? क्या आप मुझे जानते हैं? आपको मेरा नाम कैसे पता है? मुझे माफ़ कीजिए लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पा रही हूँ। उसकी बात सुनकर डॉक्टर तो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन वह औरत जिसका नाम शर्मिला था उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि औरत फिर से कोई ना कोई नाटक कर रही है, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि आखिर थी तो वह सिर्फ ओजस की एक नैनी वहाँ पर काम करने वाली एक औरत। भले ही उसे कितना ही गुस्सा क्यों ना आता हो और कितना ही वह उसे नापसंद क्यों ना करती हो, उसकी फिर भी यह हिम्मत नहीं थी कि वह विधि को कुछ भी कह सके। डॉक्टर कोर्स उसकी बातें सुनकर इतना तो पता चल गया था कि हो ना हो उसकी याददाश्त पर बहुत गहरा असर हुआ है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यह कितने हैं?
इतना कहते हुए डॉक्टर अपने हाथ को आगे करते हैं और उनकी 5 उंगलियों को दिखाने लगते हैं। विधि अपने मन में बोलती है, यह इंसान सच में कहीं पागल तो नहीं हो गया है। ये कैसे बच्चों जैसे सवाल पूछ रहा है मुझे। माना कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं देखकर भी बात नहीं पाऊंगी कि यह कितने। डॉक्टर बहुत ध्यान से विधि के हर एक एक्सप्रेशंस को नोट कर रहे थे। वह उसके जवाब का भी इंतजार कर रहे थे, जिसे समझकर विधि बोलती है, 5। डॉक्टर फिर 2-3 सवाल और पूछते हैं, क्या आप मुझे अपना पूरा नाम बता सकती हैं। विधि को यहाँ पर बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था और ऊपर से यह जगह भी बहुत ज़्यादा अजीब थी। और अब यह इंसान भी उसे ऐसे सवाल पूछ रहा था जैसे कि उसने पता नहीं क्या कर दिया है। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ याद आता है जिसे सोचकर ही उसके होश उड़ जाते हैं। मुझे तो मेरी सौतेली माँ ने बेच दिया था और बचने के लिए मैंने अपनी जान ले ली थी ताकि वह फिरंगी मेरी इज्जत न लूट सके। मुझे तो मर जाना चाहिए था। मैं जिंदा कैसी हूँ? अजी किस प्रकार के यंत्र मेरे आसपास रखे हुए हैं? ये कौन सी जगह है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? जैसे ही विधि को ये सारी बातें याद आती है, उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। बगल में बैठा हुआ वह छोटा सा बच्चा अपनी मम्मी की हर हरकत को देख रहा था। वह बच्चा अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसे इस तरह से करता हुआ देखकर वह रोने लगता है और रोते हुए ही बोलता है, मम्मी क्या हुआ है आपको? ओजस नहीं ये बात तुतलाते हुए बोली थी, लेकिन उसकी बात सुनकर वहां पर मौजूद विधि का तो हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहता है। एपिसोड 3। मुझे तो मेरी सौतेली माँ ने बेच दिया था और बचने के लिए मैंने अपनी जान ले ली थी ताकि वह फिरंगी मेरी इज्जत न लूट सके। मुझे तो मर जाना चाहिए था। मैं जिंदा कैसी हूँ? अजी किस प्रकार के यंत्र मेरे आसपास रखे हुए हैं? ये कौन सी जगह है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? जैसे ही विधि को ये सारी बातें याद आती है, उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। बगल में बैठा हुआ वह छोटा सा बच्चा अपनी मम्मी की हर हरकत को देख रहा था। वह बच्चा अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसे इस तरह से करता हुआ देखकर वह रोने लगता है और रोते हुए ही बोलता है, मम्मी क्या हुआ है आपको? ओजस नहीं ये बात तुतलाते हुए बोली थी, लेकिन उसकी बात सुनकर वहां पर मौजूद विधि का तो हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहता है। क्या सच में अभी अभी जो कुछ भी मैंने सुना है वह सब सच था? क्या सच में इस बच्चे ने मुझे अभी अभी माँ का कर बुलाया है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरी तो अभी भी शादी ही नहीं हुई है, तो फिर मैं एक बच्चे की माँ कैसे हो सकती हूँ? विधि को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। वह अचानक से इस जगह पर कैसे पहुंच गई है? वह मरी नहीं है? यही सब सवाल इस वक्त विधि के दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन वह फिर भी अपने आप को शांत करती है और डॉक्टर की तरफ देखते हुए वह बस एक ही सवाल पूछती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आज की तारीख क्या है? जैसे ही सामने खड़े हुए डॉक्टर साहब और शर्मिला की विधि का ये सवाल सुनती है, वह दोनों ही हैरान रह जाते हैं। आखिरकार वह आज की डेट क्यों जानना चाहती है? डॉक्टर तुरंत ही मुस्कुराते हुए विधि की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, आज की डेट 8 जनवरी 2024 है। जैसे ही विधि यह सुनती है, उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। वह अपने मन में बोलती है, क्या समय यात्रा जैसा भी कुछ होता है? इस बारे में सिर्फ हमने सुना ही था, लेकिन कभी भी ऐसा कुछ देखा नहीं था। क्या हमने सच में समय की यात्रा की है? क्या सच में हम 100 साल बाद आ गए हैं? डॉक्टर उसकी मनोदशा समझ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सर पर चोट लगने की वजह से और एक्सीडेंट की वजह से शायद विधि ने अपनी याददाश्त खो दी है। वही शर्मिला जी को ये सब विधि का कोई नया नाटक दिखाई दे रहा था, इसलिए वह ज़्यादा इस बात पर रिएक्ट नहीं करती है। डॉक्टर इस बात को कंफर्म करने के लिए कि जो वह सोच रहे हैं वह सच है भी या नहीं, एक मशीन मंगवाते हैं। यह एक लाइक डिटेक्टर मशीन थी, जिसमें अगर कोई इंसान झूठ बोल रहा है तो उसे तुरंत की तुरंत पहचान जा सकता है। उसे मशीन को विधि के ऊपर सेट करने के बाद डॉक्टर उससे कई सवाल जवाब करते हैं, जिसका विधि जवाब देती है। सारे जवाब जानने के बाद डॉक्टर को बस यही लगता है कि विधि ने अपनी याददाश्त खो दी है। वही बगल में बैठा हुआ वह मासूम छोटा बच्चा ये सब होते हुए देख रहा था। उसे सच में अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी और इस बच्चे की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर विधि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसे थोड़ा बहुत तो अंदाजा हो गया था कि उसके साथ क्या हुआ है।
लेकिन जैसे ही हो अपने सामने बैठे हुए उसे मासूम प्यारे बच्चे की आंखों में आंसू देखी है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वह अपना हाथ बढ़ाकर उसे बच्चों को अपने पास बुलाती है। अपना हाथ बढ़ती है, उसकी नज़र अपने हाथ पैर जाती है जिसे देखकर उसकी आंखें एक बार फिर से बाहर आने को हो गई थी। यह उसकी त्वचा तो नहीं थी, उसके शरीर की त्वचा तो काफ़ी ज़्यादा मुलायम और गोरी थी, लेकिन इस वक्त वह जी शरीर में थी वह त्वचा भले ही गोरी थी लेकिन उसकी त्वचा पूरी तरह से खराब हो रखी थी। वह इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हो और तुरंत ही उसे छोटे बच्चों को अपनी गोद में उठा लेती है। वह बच्चा जैसे ही महसूस करता है, वह भी एक पल के लिए चौंक जाता है क्योंकि आज से पहले वह कभी भी कितना भी क्यों ना रोता हो अपनी मम्मी के सामने, उसकी मम्मी कभी भी उसे अपने सीने से नहीं लगती थी, कभी भी उससे प्यार से बातें नहीं करती थी, यहाँ तक कि कभी भी उसे नज़र भर कर देखते तक नहीं थी। यह नज़ारा देखकर सिर्फ ओजस ही नहीं बल्कि उसकी नैनी शर्मिला की भाभी हैरान रह जाती है। क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रहे हो? आपको कुछ चाहिए क्या? आपको क्या हुआ है? माँ को इस बारे में बता सकते हैं? शर्मिला की उसकी इतनी प्यारी और मीठी आवाज़ सुनकर हैरान रह जाती है। आज से पहले शर्मिला की और विधि की जब भी बातें हुई थी विधि हमेशा उन पर चिल्लाया करती थी और वह कभी भी उनसे प्यार से बात नहीं करती थी। विधि के लिए वह सिर्फ वहां पर एक काम करने वाली नौकरानी से ज़्यादा और कुछ भी नहीं थी। डॉक्टर ये देख लेता है कि शर्मिला कुछ कहने वाली है उसे, जिसे देखकर वह तुरंत ही शर्मिला को अपने साथ बाहर आने का इशारा करता है। शर्मिला तुरंत ही डॉक्टर के साथ बाहर चली जाती है। देखिए, मैं जानता हूँ कि आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी, लेकिन पेशेंट को आपको कुछ भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि इसे उनके मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। उनकी याददाश्त चली गई है। जैसे ही शर्मिला ये सुनती है उसके होश उड़ जाते हैं। उसे सच में अभी तक यही लग रहा था कि विधि हमेशा की तरह कोई ना कोई नाटक कर रही है, लेकिन अब डॉक्टर ने जब ये बात कन्फर्म कर दी थी तो आप उसे सच में इस बात पर यकीन करना ही पड़ा था। आप प्लीज़ उनके हस्बैंड को बुला लीजिए। इनका ट्रीटमेंट यहाँ पर अच्छे से हो गया है और अब जो कुछ भी होगा वह भगवान के भरोसे है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि उनकी याददाश्त कब तक वापस आएगी। वहीं दूसरी तरफ वार्ड में विधि और ओजस दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। दोनों में से किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहां पर एक नज़र आती है। विधि उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, क्या हम बाथरूम के लिए जा सकते हैं? क्या आप हमें बता सकती हैं कि हमें बाथरूम के लिए कहाँ पर जाना होगा? नर्स उसकी हेल्प करते हुए उसे वार्ड में ही बने हुए एक वॉशरूम की तरफ लेकर चली जाती है। विधि दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और जैसे ही वह अंदर जाती है सामने लगे हुए कांच में वह अपना चेहरा देखती है, जिसे देखकर उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है। क्या ये सच में मैं हूँ? एपिसोड 4। वहीं दूसरी तरफ वार्ड में विधि और ओजस दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। दोनों में से किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहां पर एक नज़र आती है। विधि उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, क्या हम बाथरूम के लिए जा सकते हैं? क्या आप हमें बता सकती हैं कि हमें बाथरूम के लिए कहाँ पर जाना होगा? नर्स उसकी हेल्प करते हुए उसे वार्ड में ही बने हुए एक वॉशरूम की तरफ लेकर चली जाती है। विधि दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और जैसे ही वह अंदर जाती है सामने लगे हुए कांच में वह अपना चेहरा देखती है, जिसे देखकर उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है। क्या ये सच में मैं हूँ? विधि को विश्वास नहीं हो रहा था जो कुछ भी वह अपनी आंखों के सामने देख रही थी। ऐसा तो उसने सिर्फ कहानियों में सुना था, लेकिन ये सब कुछ उसके साथ हुआ था। सामने उसे एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई दे रही थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से मुरझाया हुआ था। उसकी आंखें पूरी अंदर की तरफ दबी हुई थी और साथ में उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बने हुए थे। उसकी स्किन पूरी तरह से मुरझाई हुई थी। वह लड़की देखने में 20-22 साल की ही दिखाई दे रही थी। उसके बाल भी काफ़ी ज़्यादा रूखे और बेजान थे। भले ही वह बहुत ज़्यादा गोरी थी, लेकिन वह देखने में किसी चलते फिरते कंकाल से काम नहीं लग रही थी। थोड़ी ही देर में विधि अपना चेहरा धोकर वापस से अंदर आती है तो वहां पर उसे वही छोटा सा प्यारा सा बच्चा दिखाई देता है। क्या ये सच में इस औरत का ही बच्चा है? ये बच्चा तो कितना ज़्यादा खूबसूरत है, किसी छोटे गुड्डे की तरह लग रहा है। लेकिन इसकी माँ ऐसी कैसी है? बच्चे तो लगभग अपने माँ बाप पर ही जाते हैं, और अगर यह इसी शरीर का बेटा है तो फिर इस शरीर की मालकिन का शरीर ऐसा कैसे है? ये सब सोचते हुए विधि वापस से बैग की तरफ आ जाती है, जहाँ पर वह बच्चा अपनी चमकती हुई आंखों से विधि की तरफ देखता है, जिसे देखकर विधि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे वापस से अपने गले लगाती है और बोलती है, बेटा आपका नाम क्या है?
उसका ये सवाल सुनते ही उसे छोटे बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए तुतलाती हुई आवाज में बोलता है, मम्मी आपको मेरा नाम भी याद नहीं है, क्या आप सच में मुझे भूल गई है? उसका ये सवाल सुनकर विधि को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसे उस छोटे बच्चों को क्या जवाब देना चाहिए। क्या उसे बता देना चाहिए कि जैसे वह अपनी माँ समझ रहा है, असल में वह उसकी माँ नहीं है। लेकिन ये कहना भी गलत होगा क्योंकि भले ही आत्मा उसकी ना हो लेकिन ये शरीर तो उसकी माँ का ही है। ऐसे में ये कहना कि वह उसकी माँ नहीं है, यह उस बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा गलत होगा। उसे बच्चों को इस तरह से रोता हुआ देखकर विधि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वह उसे अपने सीने से लगाते हुए बोलती है, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। वह माँ की सर में चोट लगी है ना, इसलिए मन को कुछ भी याद नहीं है। माँ को कुछ भी याद नहीं है, वह सब कुछ भूल गई है, क्या आप उनकी मदद करोगे? उसकी यह बात सुनकर बच्चा थोड़ी देर के लिए अपनी माँ को बहुत ध्यान से देखता है। भले ही वह बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा था लेकिन वह अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। वह अपनी माँ को देखा है और फिर वह देखता है कि वह इस वक्त अपनी माँ से लिपटे हुए बैठा था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आखिर वह यही प्यार तो अपनी माँ से चाहता था हमेशा से। वह भी अपनी माँ से चाहता था। वह भी चाहता था कि बाकी बच्चों की मम्मी अपनी बच्चों से जिस तरह से प्यार करती है, इस तरह से उसकी मम्मी भी उसे प्यार करें। लेकिन जब भी वह अपनी माँ के पास जाता था, उसकी माँ उसे हमेशा गुस्से से देखकर उसे डांटकर वहाँ से भगा देती थी। आज ही पहली बार था जब उसकी माँ उसे इस तरह से प्यार से गले लगाकर बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर उसे आज पहली बार अपने लिए प्यार भरे एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे थे। ओजस बिल्कुल भी यह नहीं चाहता था कि उसकी माँ पहले जैसी बन जाए। जैसे ही उसे ये सब याद आता है, वह तुरंत ही अपनी माँ को कस के गले लगाता है और बोलता है, मम्मी आपको इस तरह से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ भी याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मुझे बताएगा, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। मेरे स्कूल के अंदर मैं सबसे ज़्यादा माइंडेड बच्चा हूँ, ऐसा टीचर मुझे बोलती है। ओजस ये सब बातें बहुत ज़्यादा कटली बोल रहा था जिसे देखकर किसी को भी हंसी आ जाए। विधि जितना ज़्यादा उसे बच्चों को देख रही थी उतना ही ज़्यादा उसे अपने दिल में उसके लिए प्यार उमड़ना हुआ दिखाई दे रहा था। वह चाह कर भी उसे बच्चों को अपने आप से अलग नहीं कर पा रही थी। वैसे मम्मी मेरा नाम ओजस है, ओजस रणविजय रावत। जैसे ही विधि यह नाम सुनती है वह एक पल के लिए हैरान रह जाती है। आखिर उसके दिमाग में यह बात कैसे नहीं आई कि अगर वह इस शरीर के अंदर आई है जिसका एक बच्चा भी है तो उसका एक पति भी होगा। एक मन बनना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अचानक से किसी की वाइफ बनना। विधि इसी सब सच में घूमती कि तभी उसे वार्ड के दरवाजे के बाहर किसी की बहुत ही राबदार और कड़क आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर विधि डर जाती है। वही ओजस के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। विधि जैसे ही अपने सामने खड़े हुए उसे इंसान को देखते हैं, वह एक पल के लिए तो अपनी पलक झपकना ही भूल जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अपने सामने क्या देख रही है। एपिसोड 5। वैसे मम्मी मेरा नाम ओजस है, ओजस रणविजय रावत। जैसे ही विधि यह नाम सुनती है वह एक पल के लिए हैरान रह जाती है। आखिर उसके दिमाग में यह बात कैसे नहीं आई कि अगर वह इस शरीर के अंदर आई है जिसका एक बच्चा भी है तो उसका एक पति भी होगा। एक मन बनना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अचानक से किसी की वाइफ बनना। विधि इसी सब सच में घूमती कि तभी उसे वार्ड के दरवाजे के बाहर किसी की बहुत ही राबदार और कड़क आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर विधि डर जाती है। वही ओजस के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। विधि जैसे ही अपने सामने खड़े हुए उसे इंसान को देखते हैं वह एक पल के लिए तो अपनी पलक झपकना ही भूल जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अपने सामने क्या देख रही है। सामने एक 25 से 26 साल का आदमी खड़ा हुआ था जिसने 3-पीस सूट पहना हुआ था। वह देखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जिसे वह इस वक्त विधि और ओजस को देख रहा था। उसकी उन आंखों पर वह लंबी घनी पलकें और बड़ी बड़ी मोटी आईब्रो। उसकी पतली लंबी नाक और पसली होता उसे बहुत ही ज़्यादा सेडिक्टिव और हैंडसम बना रहे थे। उसका गोरा रंग 6 फुट से ज़्यादा हाइट वह सच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था। उसे देखकर तो एक पल के लिए विधि अपने होश ही खो बैठी थी। विधि ने आज तक अपनी पूरी लाइफ में कभी इतना खूबसूरत और सुंदर आदमी नहीं देखा था। जितना हैंडसम वह उस आदमी को देख रही थी, वह ये सोच रही थी कि आखिरकार यह इंसान है कौन जो अचानक से यहाँ पर आ गया है। बस उस आदमी के अंदर एक ही खराब आदत थी और वह ये थी कि वह इस वक्त गुस्से से सामने देख रहा था। जैसा लग रहा था जैसे कि गुस्सा उसकी नाक पर ही सवार हो।
लेकिन देखा जाए तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। जिस तरह से शर्मिला आंटी को ये गलतफहमी हो गई थी कि विधि कोई नाटक कर रही है, ऐसा ही इस वक्त सामने खड़े हुए रणविजय को लग रहा था। वह अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता था और इस वक्त ओजस उसे औरत के साथ में बैठा हुआ था, जिस औरत ने कभी अपने बच्चों को मां होने का प्यार नहीं दिया था। रणविजय और विधि दोनों ही अपने अपने ख्यालों में घूम थे कि तभी उन दोनों को ही रियल टाइम में लाते हुए ओजस अपनी पुतलाती हुई आवाज में बोलता है, पापा आप आ गए, आप तो आज मीटिंग के लिए लंदन जाने वाले थे ना। जैसे ही रणविजय और विधि दोनों ही ओजस की आवाज सुनते हैं, वो दोनों अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आते हैं। रणविजय जल्दी से ओजस के पास जाता है और उसे विधि की गोद से तुरंत ही उठाकर अपने सीने से लगा लेता है। वही विधि जैसे ही ओजस के मुंह से ये सुनती है कि यह सामने खड़ा हुआ इतना खूबसूरत और सुंदर इंसान कोई और नहीं बल्कि उसके पिता है, तो वह बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। पता नहीं क्यों, लेकिन रणविजय को अपने सामने देखकर विधि का चेहरा गुलाबी हो जाता है और उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, और वह अपने आप से ही बदबदाते हुए बोलती है, इसका मतलब यह इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरे पति लगेंगे। क्या मैं सच में उनकी पत्नी हूँ? ये ख्याल अपने मन में आते ही विधि बहुत ज्यादा ब्लड करने लगती है। उसे अब तक इतना तो समझ में आ गया था कि उसे भगवान की दया से पुनर्जन्म मिला है, लेकिन उसके साथ साथ उसे एक पति और एक बच्चा भी मिला था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पति इतना ज्यादा हैंडसम होगा। उसे हमेशा से अपना एक हंसता खेलता परिवार बसना था और उसने हमेशा से ही यही सपना देखा था कि जब उसकी शादी हो जाएगी तो वह अपने पति के साथ अपना एक नया संसार बसाएगी। लेकिन उसकी पुरानी जिंदगी में उसकी मां ने कभी उसका ये सपना पूरा नहीं होने दिया था, बल्कि उसके पिता के मरने के तुरंत बाद ही उसने तो उसे एक फिरंगी को बेच दिया था। रणविजय एक नज़र विधि को देखा है, जो कि अपनी प्यार भरी नज़रों से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में अपने लिए पहली बार प्यार देखकर रणविजय को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि यह औरत तो हमेशा से उससे नफरत करती थी। जब भी वह या उसका बच्चा उसके सामने आ जाता था, वह हमेशा उन पर गुस्सा करके वहां से चली जाती थी। लेकिन आज उसे उन्हें आंखों के अंदर अपने लिए एक अलग ही एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे थे। जब रणविजय यहाँ पर आया था और शर्मिला जी से उसकी मुलाकात हुई थी, तब शर्मिला जी ने उन्हें बताया था कि डॉक्टर ने कहा है कि कार एक्सीडेंट की वजह से मैडम की याददाश्त चली गई है, जिसे सुनकर भी रणविजय को शर्मिला जी की तरह ही इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था। यहाँ तक कि डॉक्टर ने जब बताया था तब भी उसने इस बात पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया था। लेकिन जैसे ही वह अंदर आया था, उसने आज पहली बार अपने बच्चों को अपनी माँ के पास देखा था। आज पहली बार ओजस के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बनी हुई थी, वरना तो हमेशा उसके चेहरे पर उदासी ही छाए रहती थी। हालांकि वह हमेशा अपने पापा के सामने ऐसा जाहिर करता था जैसे कि वह बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन रणविजय यह बात बहुत अच्छे से जानता था कि भले ही वह कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। वह जानता था कि जब भी ओजस अपनी माँ को देखा था तो वह चाहता था कि हमेशा उसकी माँ उसे गले लगा कर रखे, उसे प्यार करे, उसे बाकी बच्चों की तरह अपनी माँ से प्यार चाहिए था। लेकिन समय के साथ ही उसका ये सपना धीरे धीरे करके टूटने लगा था। रणविजय अपनी सोच से बाहर आता है और विधि की तरफ देखते हुए बोलता है, डिस्चार्ज पेपर रेडी हो गए हैं, चलो घर चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।